नमस्कार। अभी स्टार्ट। अपने पिछले वीडियो में हमने वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई थी उस पर चर्चा की थी। उसमें हमने वारेन हेस्टिंग्स की आंतरिक नीति, जिसमें रोहेला नीति थी या विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार थे, नंद कुमार का प्रकरण था, अवध की बेगमों का प्रकरण था, इनके सबके बारे में चर्चा की थी। वारेन हेस्टिंग्स भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की लागू होने के साथ ही पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और जो प्रारंभिक समस्याएं किसी भी एक्ट के लागू होने के बाद आती हैं, उन सभी समस्याओं का बोझ वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा वहन किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के राह में कई प्रकार की समस्याएं भी आईं, जिनका सामना उसको करना पड़ा। ये उसकी विवशता थी, क्योंकि वो भारत का पहला या फिर कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स के सामने आने वाली समस्याओं में एक समस्या उसके काउंसिल के सदस्य भी बने। जब रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई, लागू किया गया, तब उसको गवर्नर जनरल को सलाह मशविरा देने के लिए एक काउंसिल की भी स्थापना कर दी गई थी। ये 4 सदस्यीय काउंसिल थी और गवर्नर जनरल से ये अपेक्षा की गई थी कि वो काउंसिल के सदस्यों से सलाह करने के उपरांत ही कोई निर्णय ले। जो काउंसिल थी, उस काउंसिल में सामान्य तौर पर 4 सदस्य हुआ करते थे। इनमें से क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस, जो सीधे इंग्लैंड से आए थे। चौथा सदस्य रिचर्ड बॉरवेल था, जो पहले से ही बंगाल में काम कर चुका था। कहने का मतलब ये है कि केवल बॉरवेल ही एक ऐसा सदस्य था जिसे भारतीय परिस्थितियों के बारे में ज्ञान था, जबकि अन्य 3 सदस्य क्लेवरिंग, मानसन या फ्रांसिस, ये दोनों ही भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे। इन 3 सदस्यों के द्वारा लगातार वारेन हेस्टिंग्स को कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कराया गया, चाहे वो रोहेला नीति रही हो। इन तीनों ने एक सुर में रोहेला नीति का विरोध किया था। उन तीनों ने मिलकर के लखनऊ के रेजिडेंट को हटाने का काम किया था। इन तीनों ने मिलकर अवध की बेगमों की संपत्ति को वैधानिक कर दिया था, वैध मान लिया था, मान्यता प्रदान कर दी थी। यही नहीं, बल्कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा किस प्रकार से नंद कुमार को उन्होंने लगातार उकसाया था कि वो वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध षड्यंत्र करे, और लगातार यही कोशिश की कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो नंद कुमार प्रकरण में कमजोर पड़ जाए। तो जहां काउंसिल गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए थी, वहीं देखा जाए तो यह काउंसिल जो थी वो गवर्नर जनरल के कार्यों में रोड़ा अटकाने का ज़्यादा कार्य करती रही। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी वारेन हेस्टिंग्स लगातार कंपनी के हित में कार्य करता रहा। जो अपेक्षाएं निदेशक मंडल ने गवर्नर जनरल से की थी, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का लगातार प्रयास करता रहा। 1776 में मानसन की मृत्यु हो गई थी और उसके अगले ही साल क्लेवरिंग को बीमारी के चलते, पेचिस नाम की बीमारी, ये सामान्य तौर पर जिस तरह की जलवायु हमारे देश में है, इस तरह की जलवायु में होने वाली सामान्य बीमारी है। किंतु जैसा हम जानते हैं कि भारतवर्ष में एक अच्छा स्वास्थ्य संगठन तैयार नहीं था,
अतः इसका इलाज संभव नहीं था और पेचिश के कारण क्लेवरिंग की 1777 में मृत्यु हो गई थी। तीसरा सदस्य फ्रांसिस। जहाँ तक फ्रांसिस की बात की जाए, फ्रांसिस और हेस्टिंग्स के बीच की कड़वाहट एक किसी गैदरिंग के दौरान खुलकर सामने आ गई और दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई। बताते हैं फ्रांसिस को हेस्टिंग्स ने बहुत मारा और वो अत्यंत घायल अवस्था में ही डरकर वापस इंग्लैंड चला गया था। कह सकते हैं कि किसी तरीके से इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को इस तरह की समस्या से एक तरह से छुटकारा प्राप्त हो गया था। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं थी। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से फोर्ट विलियम में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई थी। इन उच्च न्यायालयों में जो जज थे वो ब्रिटेन से आते थे। ब्रिटेन में एक विकसित न्याय व्यवस्था थी और उसमें काम करके वहाँ का अनुभव लेकर के जो जजेस फोर्ट विलियम में आते थे उनकी कार्यशैली भी लगभग उसी तरह की होती थी, उसी प्रक्रिया को अपनाते थे। इसी क्रम में कलकत्ता के पास एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी जिसका नाम कौस जुराह था। कौस जुराह के राजा के संबंध में एक शिकायत उच्च न्यायालय में दर्ज की गई। सामान्य बात थी कि भारतीयों को इस नई न्याय व्यवस्था की तरफ आकर्षण था और यदि उन्हें अपने यहाँ के लोगों से न्याय नहीं मिलता था तो वो इधर का रुख कर सकते थे और यही हुआ। उच्च न्यायालय के जो जजेस थे वो अपनी सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे थे और उन्होंने कौस जुराह के राजा को एक सम्मन जारी कर दिया। बताया जाता है कि कौस जुराह का राजा जो था उसने अपने आप को छिपा लिया। परिणाम ये हुआ कि जो समन था वो उसको डिलीवर नहीं हो सका और इस तरीके से वो उच्च न्यायालय के सामने उपस्थित होने से बच गया। सामान्य बात है कि जब वो उच्च न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय ने अपने शेरिफ को आदेश किया कि वो राजा को पकड़ के न्यायालय में हाजिर कराए। बताते हैं कि शेरिफ जो था अपने 84 सदस्यीय दल के साथ कौस जुराह की ओर चल पड़ा, जिससे घबरा करके जो राजा था वो छुप गया। यहाँ तक कि वो वहाँ के कलेक्टर को भी नहीं मिल रहा था। जो कलेक्टर था उसने गवर्नर जनरल को एक आख्या भेजी। उस आख्या में उसने बताया कि न्यायालय के आदेश से बचने के लिए कौस जुराह का जो राजा है वो भूमिगत हो गया है और इसकी वजह से इस क्षेत्र की जो राजस्व वसूली है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। गवर्नर जनरल यानी कि वारेन हेस्टिंग्स कंपनी अपनी प्राथमिकता राजस्व एकत्र करने को रखती थी और कंपनी का वहाँ जो अधिकार क्षेत्र था उस अधिकार क्षेत्र के कारण ही उच्च न्यायालय की वहाँ पर स्थापना भी हुई थी। इस चीज़ को गवर्नर जनरल स्वीकार नहीं कर रहा था कि राजस्व की उगाही में उच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय बाधा बन जाए और उसने जो राजा था उसको संदेश भेजा कि वो स्वतंत्र होकर के निर्भय होकर के राजस्व वसूली करता रहे और न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित न हो। लेकिन इसके बावजूद हेस्टिंग्स को ये सूचना मिली कि शेरिफ अपने 84 सदस्यीय दल के साथ कौस जुराह के लिए निकल चुका है, तो उसने अपने सैनिकों को भी आदेश दे दिया, कंपनी के सैनिकों को, कि जा करके शेरिफ को बंदी बना लें और बंदी बना करके कलकत्ता वापस लेकर के आएं।
शेरिफ कॉस जुराह पहुंचा और वहां उसने राजा के घर की तलाशी ली, राजा को ढूंढा, किंतु राजा उसको जब नहीं मिला तो वो वापसी कर रहा था और उसी वक्त कंपनी की सेना ने शेरिफ को उसके पूरे दल के साथ बंदी बना लिया। वे उसे कलकत्ता ले आए और कलकत्ता में ला करके उसे छोड़ दिया। ये एक उदाहरण ऐसा आता है जहां उच्च न्यायालय अपना स्वाभाविक कार्य करने की कोशिश करता है, और जब वो अपने स्वाभाविक कार्य को करने की कोशिश करता है तो कंपनी की प्राथमिकता में रोड़ा बन जाता है। कंपनी की प्राथमिकता थी राजस्व एकत्र करना, और जब कॉस जुराह के राजा पर उन्होंने कार्रवाई की न्याय प्रदान करने के लिए, तो वो उसकी राह में रोड़ा बन गया। यही नहीं, एक और प्रकरण इसी तरह का आता है। एक क्लर्क था काशीनाथ, उसने काउंसिल के सदस्यों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके घर में जबरन प्रवेश किया, तोड़फोड़ की। उच्च न्यायालय ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सम्मन भेज दिया। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के सदस्य न्यायालय में पहली बार तो उपस्थित हुए, किंतु अगली सभी कार्रवाइयों में वो उपस्थित नहीं हुए। ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इस समस्या से निपटने की आवश्यकता वारेन हेस्टिंग्स को दिखने लगी। कलकत्ता के कुछ विशिष्ट अंग्रेज नागरिकों ने एक पत्र ब्रिटिश संसद को लिखा और उसको बताया कि किस तरीके से उच्च न्यायालय जो है वो कुछ इस तरह के कार्य कर रहा है जिससे कंपनी के कार्यों में बाधा पड़ रही है। संसद ने इसका संज्ञान लिया और जैसा कि स्पष्ट है कि कंपनी जो थी वो ब्रिटिश सरकार की आय का प्रमुख साधन भी बन चुकी थी और किसी भी हालत में वे अपनी आय पर कोई भी बाधा उत्पन्न होने देना नहीं चाहते थे। लिहाजा उन्होंने 1781 में एक नया कानून पास किया और इस कानून के माध्यम से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया। इस नए कानून को द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 या फिर द डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 कहकर पुकारा जाता है। 5 अप्रैल 1781 को यह एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसकी प्रमुख धाराएं क्या क्या थीं? पहली धारा ये थी कि कंपनी कर्मचारियों द्वारा पद के सापेक्ष किए जाने वाले कार्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करने अथवा दंड देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि अगर कर्मचारी उसकी ड्यूटी को कर रहा है और इस दौरान उससे कोई गलती हो जाती है या उसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट शिकायत आती है तो ना तो उस पर सुनवाई करने का अधिकार था न्यायालय के पास और ना ही उसे दंडित करने का अधिकार था। दूसरी धारा, राजस्व अधिकारियों को भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अब यहां पर एक नई समस्या भी खड़ी हो गई थी। राजस्व अधिकारियों को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का अर्थ था कि जो जमींदार थे वो भी अब उच्च न्यायालय की जद से बाहर हो गए थे, क्योंकि सामान्य तौर पर जमींदार भी राजस्व उगाही का कार्य करते थे और इस तरीके से वो भी राजस्व अधिकारी की श्रेणी में आ गए थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रभाव क्षेत्र को, तीसरी धारा, कलकत्ता की भौगोलिक सीमा के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। यानी कि जो अब उच्च न्यायालय और फोर्ट विलियम में बना हुआ था
वो केवल कलकत्ता की जो परिधि थी, उस परिधि के अंदर से कोई प्रकरण अगर उसके पास आता है तो उसी की सुनवाई करने को अधिकृत था। यानी कलकत्ता के बाहर का कोई प्रकरण है तो उच्च न्यायालय को उसकी सुनवाई करने का कोई भी अधिकार नहीं था। केवल इतनी ही बात नहीं थी, चौथी एक और बात आई। चौथी धारा में प्रांतीय अदालतों की अपील को सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ले जाने की मान्यता दे दी गई थी। पहले ये क्या होता था, पहले उच्च न्यायालय के थ्रू जाती थी, अब उच्च न्यायालय को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था। वो इस प्रक्रिया में अब बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण धारा इसमें बताई जाती है, वो 6वीं धारा के रूप में हम ले सकते हैं। कहते हैं कि इस नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के जो विवाद होते थे, उन विवादों का निपटारा करने के लिए वे अपने अपने धार्मिक नियमों का उपयोग कर सकते थे। इसके पूर्व की व्यवस्था जो थी, उस व्यवस्था में काजी होते थे, मौलवी होते थे, और वो लोग अपने जो इस्लामिक लॉ होता था उसके अनुसार ही न्याय दिया करते थे। हिंदुओं की ऐसी कोई भी विशेषता या विशेष तौर पर हिंदुओं का कोई भी धार्मिक नियम लागू नहीं होता था। किंतु यहाँ ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि इस अमेंडमेंट एक्ट में हिंदुओं को भी इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वे लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपने न्याय को प्राप्त कर सकते थे। अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आपका 1781 का, ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय था। इसके माध्यम से कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कंपनी और न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, इनके अधिकार क्षेत्रों को निर्धारित कर दिया गया था। या फिर यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित किया गया था। और यह भारतीय इतिहास में, संवैधानिक विकास के इतिहास में पहला प्रयास माना जाता है जो इस तरह से दोनों की शक्तियों को परिभाषित करता हुआ मिलता है। रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रकार की कमियां रह गई थी और रेगुलेटिंग एक्ट पर बहुत सारे विद्वानों ने उसकी आलोचना भी की थी। प्रोफेसर डेवीज, उन्होंने लिखा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के बनाए नियम द्वारा बर्बाद हुआ था तो वह व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट ने जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था, और संसद की कार्रवाई हम अच्छी तरह जानते हैं, वो पूरी तरीके से बहस करने के उपरांत, किसी नतीजे पे पहुंचने के उपरांत वो नियम बनाती है। लेकिन यह रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा था जिस नियम को बनाने के कारण अगर कोई व्यक्ति बर्बाद हुआ था तो वो वारेन हेस्टिंग हुआ था, ऐसा प्रोफेसर डेविस का कहना है। और ये हम अपने उल्लेखों से स्पष्ट पाते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन बनकर कभी ये रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता था। एडमंड बुर्के एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे। संसद में पुरजोर तरीके से वो कंपनी की कार्रवाई जो भारत में की जाती थी उस पर बहुत ही तीक्ष निगाह रखते थे और उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट की बड़ी ही कटु आलोचना की थी। उनका वाक्य, वो कहते हैं कि यह एक्ट जातीय अधिकार, जातीय विश्वास और स्वाभाविक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन था। एक जनजाति दूसरी जाति पर अधिकार कर रही है, उस पर शासन कर रही है,
यह बातें जो हैं यह रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से तोड़ी गई थी, ऐसा एडमंड बुर्के मानते थे। समस्या वास्तव में ये थी कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था वो ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया था जो भारतीय परिस्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लॉर्ड नार्थ ने इस एक्ट को डिजाइन किया था और इसको संसद में पेश भी किया था। लॉर्ड नार्थ के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरी तरीके से विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हुए, पूरा शोध करते हुए इस एक्ट को तैयार करते। ऐसा माना जाता है लॉर्ड नॉर्थ ने रेगुलेटिंग एक्ट ड्राफ्ट करते समय रॉबर्ट क्लाइव का सहयोग लिया था, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो सहयोग कितने सीमा तक आपने अपने एक्ट में इम्प्लीमेंट किया, उसको अपने एक्ट में समाहित किया। ऐसा हो सकता है, ये माना जाता है कि हो सकता है लॉर्ड नॉर्थ के मन में ये भी जिज्ञासा रही, ये भी इच्छा रही हो कि वो जो उस वक्त भारत का कंपनी का गवर्नर था यानी वारेन हेस्टिंग्स, उससे भी वो सलाह मशविरा करना चाहता हो, लेकिन हो सकता है कि वो सलाह मशविरा ना कर पाया हो, क्योंकि ये एक्ट इतनी जल्दबाजी में पास हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ को भी समय नहीं मिल सका कि वो वारेन हेस्टिंग्स से कोई इस बारे में बात कर सके। रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स दो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने भारतवर्ष में कंपनी के साम्राज्य को स्थापित किया था और एक लंबे समय तक भारतवर्ष में संघर्ष किया था। इन्हें भारतवर्ष की परिस्थितियों की बारीकियों के बारे में पता था और जो ये कमियां छूट गई लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, इन कमियों का जो दंड था वो सारा का सारा दंड वारेन हेस्टिंग्स को वहन करना पड़ गया। परिस्थितियां क्या थी? ये जो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी? संसद में सभी लोग बड़ी संख्या में वो किसी भी तरीके से कंपनी पर संसद का शिकंजा बढ़ाने की बात सोचते थे। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कंपनी पर संसद का अधिकार कैसे बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो कानून के पक्षकार थे या फिर कंपनी के विरोधी थे, वो केवल इसी बात पर निर्भर थे, उनको इससे ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इतना ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि बवंडर मच चुका था कि आनन फानन में जब इस कानून को पास किया गया था तो जैसे ही पास हुआ था सम्राट ने खुशी का इजहार किया था। सम्राट ने, सभी का एक ही विचार था जब ये पास हुआ कि कठिन समस्या का यह एक न्यायपूर्ण समाधान है। किंतु जो जल्दबाजी की गई, जो कमियां छोड़ी गईं, उन कमियों से संघर्ष अकेले वारेन हेस्टिंग्स को करना पड़ गया। लॉर्ड नॉर्थ के बारे में कहा जा सकता है कि वो ब्रिटिश सरकार का एक ऐसा मंत्री था जिसने ब्रिटेन के पूर्वी तथा पश्चिमी साम्राज्य को खो दिया हो। वह व्यक्ति जिसके कारण वो इस कलंक से बच गया हो, वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल के कारण होने के कारण रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी कमियां थीं उनको उनका सामना अकेले करता रहा।
वारेन हेस्टिंग्स के काल में पहला मराठा युद्ध भी हुआ। हम जानते थे कि भारतवर्ष में केवल 2 चुनौतियां ऐसी रह गई थीं जो सशक्त चुनौती के रूप में थीं कंपनी के सामने। एक तो मैसूर का राज्य था और दूसरा मराठा शक्ति थी। इन 2 शक्तियों के रहते कंपनी को अपने अस्तित्व पर भी खतरा हमेशा दिखाई देता रहता था और कंपनी के जो विचारक थे, जो थिंक टैंक थे, वो लगातार ये मौका तलाश रहे थे कि किसी तरीके से मराठों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो या हमें मौका मिले कि मराठों के मामलों में हम हस्तक्षेप कर सकें। इसी दौरान मराठों में आपस में खींचतान प्रारंभ हो गई और यही उचित मौका था जब कंपनी को वहां हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। वारेन हेस्टिंग्स एक चतुर राजनीतिक व्यक्ति की तरीके से पेश आया और उसने तत्काल वहां हस्तक्षेप करने की आवश्यकता को समझा और हस्तक्षेप कर दिया। लेकिन मराठे बहुत ही शक्तिशाली थे। बताते हैं 18 नवंबर 1772 में पेशवा माधवराव का देहांत हो गया था। माधवराव की पत्नी का नाम गंगाबाई था और वो गर्भवती थी। तो चूंकि कोई भी उसके पुत्र नहीं था, अतः उसके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव का चाचा राघोबा यानी रघुनाथ राव, वो स्वयं पेशवा बनना चाहता था और उसने षड्यंत्र करके नारायण राव की हत्या करवा दी। पेशवा परिवार में, पेशवा ग्रुप में नाना फडणवीस भी थे और नाना फडणवीस किसी भी हालत में रघुनाथ राव को पेशवा बनने नहीं देना चाहते थे। जब ये घटना घटित हुई तो फडणवीस ने 12 मराठा सरदारों को एकत्र किया और उसकी स्वीकृति प्राप्त करके गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र सवई माधवराव को पेशवा घोषित करवा लिया। फडणवीस ने स्वयं को इस नवजात पेशवा का संरक्षक भी घोषित करवा लिया। रघुनाथ राव जो था वो इससे क्षुब्ध हो गया, बहुत ही नाराज हो गया। क्रोधित होकर उसने कंपनी से संपर्क किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ में उसका संपर्क हुआ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स ने मिलकर के उसके साथ एक संधि कर ली। इस संधि को सूरत की संधि कहा जाता है। ये संधि 6 मार्च 1775 को हुई और इस संधि में रघुनाथ राव ने सालसेट और बसीन कंपनी को प्रदान करने का वचन दिया, पूरा का पूरा। जबकि सूरत और भरूच का जो राजस्व था वो राजस्व भी कंपनी को देने का वचन दिया। बदले में कंपनी ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक प्रदान करने का वचन दिया। जब इस तरह की संधि हो गई तो कर्नल कीटिंग जो था वो सूरत से पुणे के लिए रवाना हो गया और बताया जाता है कि अदास के पास ही हरिपंत फड़के ने कीटिंग को पराजित कर दिया। इसी क्रम में जब कंपनी सलसेट द्वीप पर अपना अधिकार करने के लिए बढ़ी तो आरस का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी मराठों ने उनको पराजित कर दिया।
मराठी मैंने बताया बहुत शक्तिशाली थे और सीधे सीधे उनके साथ में किसी प्रकार का बैर मोल लेना कंपनी के हित में नहीं था। हेस्टिंग्स सीधे सीधे कार्रवाई करने से लगातार बचने का कोशिश कर रहा था। हेस्टिंग एक परिपक्व मस्तिष्क का व्यक्ति था और उसने कलकत्ता काउंसिल को निर्देश दिया कि सूरत की संधि का वो विरोध कर दे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था और रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था कि कोई भी कार्रवाई दोनों प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे वो कोई भी कार्रवाई सीधे नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की उनको पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में यह जो संधि हुई थी, ये संधि रेगुलेटिंग एक्ट की धाराओं का उल्लंघन कर रही थी, जबकि कलकत्ता काउंसिल ने एक अन्य संधि का मसविदा तैयार किया और कर्नल अपटन को इस नई मसविदे के साथ मराठों के साथ के पास भेजा गया। बताते हैं कर्नल अपटान ने उनके साथ एक नई संधि की जो 1 मार्च 1776 को की गई। इसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि में एक तो प्रावधान ये था कि रघुनाथ राव को 2500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दे दी जाए और रघुनाथ राव जो है वो हमेशा के लिए पेशवा के पद पर अपनी दावेदारी समाप्त कर दे। पुरंदर की संधि की एक तीसरी धारा थी जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि रघुनाथ राव अपनी इच्छा से जहां भी सेटल होना चाहे उसकी इच्छा अनुसार वह स्थान उसको प्रदान कर दिया जाए। सालसेट और भरूच ये दोनों क्षेत्र जो थे वो कंपनी के अधिकार में रहे। अब ये जो पुरंदर की संधि थी ये कर्नल अपटान के द्वारा संपन्न कराई गई थी और ये सीधे सीधे कलकत्ता काउंसिल के द्वारा निर्धारित हुई थी। पुरंदर की जो संधि हुई इसकी जो शर्तें थीं वो शर्तें बॉम्बे काउंसिल ने मानने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में 1777 में नाना फडणवीस ने एक बंदरगाह फ्रांस को दे दिया। कंपनी के लिए यह व्याकुल करने वाला कदम था, क्योंकि यह कदम जो था ये मराठों और फ्रांसीसियों को करीब लाने का काम कर रहा था और कंपनी कभी भी नहीं चाहती थी कि फ्रांसीसी मराठों के संपर्क में आ करके पुनः भारतवर्ष में मजबूत हो जाए और कंपनी के लिए एक नई चुनौती बनने लग जाए। तो यह देख करके कंपनी थी उसमें व्याकुलता बढ़ने लगी। बताते हैं करीब 3900 सैनिकों के साथ कंपनी का सैन्य दल बॉम्बे से चला। उसके साथ हजारों नौकर, विशेषज्ञ मजदूर। थोड़े समय बाद उसमें रघुनाथ राव की सेना जो थी वो भी शामिल हो गई और इस प्रकार से उनका सैन्य बल की संख्या बढ़ गई। दूसरी ओर मराठा सेना चली, जो विभिन्न मराठा सरदार थे उनकी सेना से चुने हुए सैनिकों से परिपूर्ण थी। इसका सेनापति तुकोजीराव होलकर तथा महारजी सिंधिया थे। महारजी ने अपनी सेना को पश्चिम की ओर भेजकर ब्रिटिश दल की गति को धीमा कर दिया था, उनकी आपूर्ति को भी बाधित किया था। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सेना को अपना काफिला पुणे से कुछ दूरी पर रोकना पड़ गया। जब वे वहां रुके हुए थे तो उसके अगल बगल मराठा सैनिक जो थे उन्होंने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे लोग गांव में आग लगा देते थे, रास्तों पर आग लगा देते थे। जल सप्लाई, जो जल आपूर्ति होती थी जहां से पीने का पानी लेते थे, उसमें जहर मिला दिया करते थे।
बताते हैं कि रात के अंधेरे में ब्रिटिश सेना उस स्थान से निकलने का प्रयास कर रही थी कि उन्होंने वडगांव में 12 जनवरी 1779 को उनको घेर लिया। वडगांव में जो संधि उनके ऊपर लादी गई वो संधि बहुत ही आक्रामक थी मराठों की, और इस संधि के अनुसार कंपनी ने जितने भी मराठा ठिकाने अधिग्रहित किए थे सबके सब बिना शर्त उनको छोड़ने थे। ये वडगांव की संधि 16 जनवरी 1779 को की गई थी। जो वडगांव की संधि थी, इस संधि को हेस्टिंग्स ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पुनः वही बात आ गई थी। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ही यह संधि कर दी गई थी। हेस्टिंग्स अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा था और कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए इसका दायित्व कर्नल गोदार्ड को सौंप दिया था। गोदार्ड को एक विशाल सेना भी दी गई थी। बताते हैं करीब 6000 सैनिकों का दल उसके साथ था, और गोदार्ड अपने सैन्य बल को लेकर के उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ चल चुका था। जब वडगांव की संधि के बारे में कंपनी को पता चला और गोदार्ड को पता चला, उसने भद्रा के किले पर आक्रमण कर दिया। महारजी सिंधिया इसके लिए तैयार नहीं था, किंतु वो शीघ्र कोशिश किया उसने और जल्दी से तैयार होकर के गुजरात में रोकने का प्रयास किया, लेकिन गोदार्ड रुका नहीं। महारजी सिंधिया जो थे वो विफल रहे और आगे बढ़कर के उसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। जो महारजी सिंधिया था वो वास्तव में वारेन हेस्टिंग्स के निशाने पर था और महारजी सिंधिया पर ही दबाव बनाने की रणनीति पर वारेन हेस्टिंग काम कर रहा था। इसके लिए उसने बंगाल से एक नया दल भेजा जो कैप्टन पोपहम के नेतृत्व में था। पोपहम ने आगे बढ़कर के ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इसी बीच एक और दल मेजर कामक के अधीन चलाया गया और वो मालवा की तरफ बढ़ रहा था। तो जब दो सैन्य बल उसके ठिकानों की तरफ बढ़ रहे थे तो महारजी सिंधिया के लिए ये घबराहट का बिंदु हो गया। एक तरफ पोपहम आ रहा था और एक तरफ कामक आ रहा था। दोनों ही खतरनाक दिख रहे थे। जब इन परिस्थितियों को महारजी ने देखा तो उसने गोदार्ड की तरफ से अपना ध्यान हटा करके इन दोनों की तरफ डाइवर्ट किया और इसका फायदा उठा करके गोदार्ड ने पुणे का रुख किया और आगे बढ़कर उसने 11 दिसंबर 1780 को बासीन पर अधिकार कर लिया। लगातार बढ़ रहे कर्नल गोदार्ड को रोकना बहुत आवश्यक हो गया था और मराठे सैनिक जो थे वो गोदार्ड की तरफ ही बढ़ गए। तुकोजी होलकर और हरिपंत फड़के इन दोनों ने मिलकर के कर्नल गोदार्ड को बोरघाट परशुरंभा के युद्ध में अप्रैल 1781 में पराजित कर दिया। मेजर कामक सिरोंज में महाराज जी से हार गया और उसको भाग करके हादों में छिपना पड़ा, लेकिन फिर वो वापस आया और दुर्गाह के युद्ध में उसने वापस महाराज जी को पराजित कर दिया। फरवरी 1781 में सिपरी का युद्ध हुआ और महाराज जी सिपरी के युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन महाराज जी के पास बहुत बड़ी सेना थी और इतनी बड़ी सेना का सामना करना जो कंपनी के सैन्य बल थे उनके लिए आसान नहीं हो रहा था। वे जो भी रणनीति बनाते थे उस रणनीति पर महाराज जी की विशाल सेना जो थी
वो छाया की तरह छा जाती थी। वो कहीं ब्रिटिश दल को आपूर्ति बाधित कर देते थे, उनकी आपूर्ति को लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने महार जी का जमकर सामना किया और मार्च के अंत में उन्होंने महार जी को पराजित करने में भी सफलता प्राप्त की। बताते हैं महार जी की सेना भाग पड़ी और उनकी आपूर्ति, तोपें और हाथी ये सब ब्रिटिश सेना ने लूट लिए थे, जिसके बाद से महार जी की सिंधिया की जो चुनौती थी वो कमज़ोर भी पड़ गई थी। लेकिन महार जी की यही विशेषता थी कि उसने वापसी की। बताया जाता है कि 1781 में अप्रैल माह में कर्नल मुर्रे को अतिरिक्त बल के साथ पोपहम और कामक को सहयोग करने के लिए भेजा गया था और इन तीनों को एक साथ शिप्री में महार जी ने पराजित कर दिया था। इस प्रकार से पूरा का पूरा माहौल बदल गया था। केवल यही नहीं, जो कोंकण क्षेत्र में कंपनी की सेना थी वो भी लगातार पराजित हो रही थी और बड़ी पराजय हमने देख ही ली। इसी दौरान हेस्टिंग्स जो था वो भी आगे बढ़ चुका था और वो वाराणसी पहुंच चुका था। लेकिन जिन बदली हुई परिस्थितियों को देख करके वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी अंतिम रणनीति को सामने रख दिया। उसने कर्नल मुर्रे को संदेश भेजा कि वो तत्काल महार जी सिंधिया के साथ शांति वार्ता करने का प्रस्ताव भेज दे। एकदम से उलट गई। महार जी सिंधिया ने जैसे ही शांति प्रस्ताव देखा वो तत्काल उसके लिए राजी हो गया और दोनों के बीच में संधि हुई जो 17 मई 1782 को संपन्न हुई। इस संधि को सालबाई की संधि कहा जाता है। सालबाई क्षेत्र है, इलाका है जो ग्वालियर के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर सालबाई की संधि संपन्न हुई। ये जो माधव, इस संधि के विभिन्न धाराएं जो थी वो ये थी कि पहली धारा ये थी कि माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई। रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकार कर लिया गया। महार जी सिंधिया का जितना भी क्षेत्र था वो उसको वापस कर दिया गया। सालबाई की संधि जो है वो पूरे मराठाओं के साथ नहीं थी, केवल महार जी सिंधिया के साथ की गई थी और यही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी जो चौथी धारा थी वो वारेन हेस्टिंग्स का रामबाण माना जाता है। इसमें उन्होंने यह निर्धारित किया था कि अगले 20 वर्ष तक दोनों पक्ष किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि ये जो संधि हुई थी, इस संधि को जून 1782 में हेस्टिंग्स और फरवरी 1783 में नाना फडणवीस ने औपचारिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। अब ये परिवर्तन देखिए, जो सालबाई की संधि है उसकी धाराओं को देखिए और बड़गांव की संधि की धाराओं को देखिए। बड़गांव में जब मराठे थे तो वो बड़े ही आक्रामक मुद्रा में थे। उनकी धाराओं में रघुनाथ राव को बिना शर्त मराठों को सौंप दिया जाए, सभी मराठा क्षेत्र जो हैं बिना शर्त कंपनी के द्वारा खाली कर दिए जाएं। और इतना ही नहीं था, मराठों ने वहां पर यह भी शर्त रखी थी कि अगर आप अपने बंदियों को, अंग्रेज बंदियों को जो मराठों के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, उनको छुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए मुक्ति धन उपलब्ध कराएं। तो बड़गांव की जो संधि थी वहां पर मराठों की आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी, जबकि सालबाई की संधि जो थी
वहां पर यह आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही थी। मराठों को सालबाई की संधि में नरम होते हुए देखा जा सकता है। जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि वारेन हेस्टिंग्स ने रणनीति बना करके महारजी सिंधिया को डरा दिया था। महारजी सिंधिया घबरा गया था और हेस्टिंग्स ने इसी घबराहट का लाभ उठा लिया था और सालबाई की संधि करा दी थी। महारजी सिंधिया को वारेन हेस्टिंग्स ने जानबूझ करके बहुत सम्मान दिया था और इस सम्मान के कारण महारजी सिंधिया जो था वो वारेन हेस्टिंग्स का कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के सामने झुक गया था और इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स ने महारजी सिंधिया को तटस्थ बना लिया था। इसका कारण बताया जाता है 1779 में निजाम, मैसूर और मराठों के बीच में नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी और सालबाई की संधि के माध्यम से महारजी को तटस्थ बना लेने के कारण उसने मराठों को इस संधि से दूर कर दिया था। किसी तरह की संभावित संधि दक्षिण में तैयार हो उससे मराठों को दूर करने का प्रयास किया गया था। विंसेंट स्मिथ जो है वो बताते हैं कि सालबाई की संधि भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, किंतु हेस्टिंग्स की मराठा नीति की निंदा की जाती है। वे लिखते हैं कि उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों को पुरंदर की संधि से जो कुछ भी मिला था उससे अधिक कुछ भी नहीं मिला। सेना और धन का व्यय व्यर्थ ही रहा। मराठों की दृष्टि से सालबाई की संधि एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। यह सिंधिया की स्वार्थपरकता और घबराहट के कारण हुई थी। यदि युद्ध चलता रहता तो इतिहास कुछ और ही प्रकार से लिखा जाता। विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि मराठों से संधि करके हेस्टिंग्स ने बड़ी नीति से काम लिया जो दक्षिण के युद्धों में अमूल्य थी। यानी कि 1779 की वो जो दक्षिण में एक संघ बनने की संभावनाएं उपजी थी उसको विराम देने में सफल रहा था और इसीलिए कहा जाता है कि यह सत्य है सालबाई की संधि में कंपनी को 1 इंच जमीन का भी इजाफा नहीं हुआ था, किंतु इसके माध्यम से कंपनी अब भारतीय क्षेत्र में एक राजनीतिक महाशक्ति बनकर उभरी थी। क्योंकि भारतवर्ष में अगर कोई महाशक्ति थी तो मराठा थी और मराठों के सामने टेबल पर बैठ करके आमने सामने संधि करना ये अपने आप में एक राजनीतिक उपलब्धि थी। तो इसको वारेन हेस्टिंग्स की एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। कीने साहब इस बारे में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं इस संधि ने इतिहास में एक युग का निर्माण किया। इस संधि द्वारा वास्तविक रूप से 1 वर्ग मील क्षेत्र भी अपनी सीमा में बढ़ाए बिना भारत के दक्षिण में अंग्रेजों की सत्ता सर्वोपरि हो गई। मैसूर को छोड़कर सारे राज्यों ने अंग्रेजों को महान शांति स्थापक मान लिया। इस संधि के बारे में सरदेसाई साहब ने न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास के 3रे वॉल्यूम में क्या लिखा है। यह संधि जो लगभग 1 वर्ष से बन रही थी भारत के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध अपनी शक्ति की परीक्षा ली और ऐसी हार खाई कि उन्हें अपनी स्थिति संभालना कठिन हो गया था। नाना महाराज जी को इस गंदे वायदे त्रुटियां और न्यूनताएं बताता रहा और इस बात पर जोर देता रहा कि अपटान और बड़गाम की संधियों पर पूरा अमल होना चाहिए था।
किंतु महाराज जी के पास और कोई विकल्प नहीं था और यह बात मानने योग्य है कि महाराज जी ने इस सौदे में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की। थाना का दुर्ग और संसद की उर्वरक भूमि खो देने के पश्चात मराठों को अपनी इस त्रुटि का आभास हुआ था। शर्तों को कठोरता से पालन किए जाने के आश्वासन को प्राप्त करके महाराज जी ने अपने व्यक्तिगत महत्व को ऊंचा कर लिया था। हेस्टिंग्स ने अपनी व्यक्तिगत मित्रता का हाथ बढ़ाकर और राजकीय मामलों में महाराज जी को पूरी छूट प्रदान कर दी थी। यह अंग्रेजों द्वारा महाराज जी का सम्मान था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं जब बात की जाए कि वारेन हेस्टिंग्स क्या कहता है, तो वारेन हेस्टिंग्स बताता है, यह मेरे काल के सबसे कठिन समय की सबसे सफल संधि वार्ता थी। यानी वारेन हेस्टिंग्स का स्वयं का अगर मूल्यांकन देखेंगे तो वो उससे संतुष्ट था। उसका ये मानना था कि इन परिस्थितियों में इससे ज्यादा सफल संधि वार्ता नहीं हो सकती थी। जानसे और बानाजी लिखते हैं, बिना 1 इंच क्षेत्र प्राप्त किए वाक्य से गवर्नर जनरल द्वारा सम्मान का जो बलिदान किया गया उसकी गंध आती है। यह संधि जिसमें गायकवाड़ की स्वतंत्रता की गारंटी के कागज को फाड़ दिया था, फतेह सिंह गायकवाड़ पूर्व की दास्ता वाली स्थिति में पुनः आ गया था, मराठे बिना किसी संकोच के अंग्रेजों के बेड़ों पर आक्रमण करते रहे सालबाई की संधि के बाद भी, फिर भी हमें विश्वास दिलाया जाता है कि सालबाई की संधि से भारतीय प्रायद्वीप में अंग्रेजों की सत्ता सर्वोपरि हो गई थी। कीने ने सालबाई के संधि को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया है। डॉक्टर शांति प्रसाद वर्मा बताते हैं कि निसंदेह अंग्रेजों को सालबाई की संधि से सहयोग मिला था और 1818 के बाद वह सर्वोच्च शक्ति बनने में सफल भी हुए थे। इससे पहले मराठा सरदारों की वफादारी की परीक्षा नहीं हुई थी। इस बार वे खरे उतरे थे। रघुनाथ राव के अतिरिक्त एक भी मराठा सरदार अंग्रेजों से नहीं मिला। नाना और महाराज जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था। तो अलग अलग विचार सालबाई संधि के बारे में व्यक्त किए गए। कुछ का मानना है कि नहीं, वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जबकि कुछ का मानना है कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपमानजनक संधि की और यह उसकी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं थी। धन्यवाद।